आज आप देख रहे हो कि युवाओं की क्या हालत है, उनके चश्मे चढ़े हुए हैं, उनके बाल गिर रहे हैं, उनमें इम्यूनिटी पावर नहीं है। पीछे कोविड आया, कितने लोग धराशायी हो गए। पहले हमारे बुजुर्ग थे, वो मोटा अनाज खाते थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती थी। वही पैटर्न हमें दोबारा से खेती में लाना है, वो है प्राकृतिक खेती। मगर उन कीटनाशकों की, उन खादों की जो अत्यधिक मात्रा में यूज कराया जा रहा है, उससे जमीन बंजर हो रही है। फसल के अंदर जो उत्पादन है उसके अंदर कीटनाशकों का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो हम खाते हैं वो भोगता है, कैंसर हो रही है, डायबिटीज हो रही है, शुगर के साथ साथ बच्चों में किडनियां फेल होने लग रही है। प्राइवेट कंपनियां हैं वो अक्सर ये चीजें करती हैं, उनको लैब लगाना बड़ा खर्चीला महसूस होता है, तो वो गुमराह करने के चक्कर में कस्टमर को लिफलेट तो बायो का लगा देगी, मगर उसके अंदर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ केमिकल ही डालती है। ऑर्गेनिक खेती में आज तक कोई भी किसान सफल नहीं हुआ, उल्टा कर्जदार होता चला गया, क्योंकि उसने वही चीज़ डबल रेट में लाना, उसका उत्पादन डायरेक्ट घटता चला गया और उसको जो मार्केट में वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो वैल्यू मिली नहीं। उसी का एक स्टिक जो निवारण है वो है प्राकृतिक खेती। मगर प्राकृतिक खेती बहुत सारे किसानों ने अपने खेत पे की और उसके बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इसका मुख्य स्तंभ है देसी गाय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश का सबसे पहला जिला है रेवाड़ी, जिसके अंदर बहुत अच्छी मैं कह सकता हूँ 800 से 1000 एकड़ के लगभग जो रकबा है वो प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट हो चुका है। ऑर्गेनिक के नाम पे जो बाजार के अंदर उत्पादन बिक रहे हैं खाने के, ये कोई भी सर्टिफाइड नहीं है। सबके ऊपर ऑर्गेनिक का ठप्पा लगाया जाता है और धड़ल्ले से उसको डबल रेट पे बेचा जाता है। 2 टाइम तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उसने प्रगतिशील किसान अवार्ड से सम्मानित किया है। 2014 के अंदर जो हरियाणा का सबसे सर्वोत्तम सम्मान होता है किसान रत्न अवार्ड, उससे भी विश्वविद्यालय हिसार ने मेरे को सम्मानित किया था। जी आज वो समय नहीं रहा है। आज MBA IIT वाले बच्चे हैं वो खेती में आ रहे हैं और खेती को एग्रो बिजनेस की तरीके से काम करके और बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप खेती में आते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके से आप काम करते हो, खेती को बिजनेस के तरीके से करते हो, तो पैसे की यहाँ कमी नहीं है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं यशपाल खोला। यशपाल खोला प्रगतिशील किसान हैं। आज 17 जनवरी को हमने इसलिए यहाँ इनको आमंत्रित किया है NJP के स्टूडियो में, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निमंत्रण इन्हें मिला है, न्योता मिला है, भोजन का निमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति भवन में एट होम का जो आयोजन गणतंत्र दिवस पर होता रहा है, उस एट होम में इनके पास निमंत्रण आया है और इनको खास तौर पर बुलाया गया है। पूरे देश भर से 6 प्रगतिशील किसानों को एट होम में राष्ट्रपति महोदया ने आमंत्रित किया है। यशपाल खोला को क्यों आमंत्रित किया है ये आप समझ गए होंगे कि प्रगतिशील किसान है। प्रगति कैसे की, इसी विषय पर बात करेंगे ताकि आपको यशपाल खोला के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। धारवेड़ा के पास एक इनका एग्रीकल्चर फार्म है, वहाँ पर हम गए भी थे। एक बार NJP इंडिया पर हमने इनकी रिपोर्ट भी दिखाई थी, किस तरह ये काम करते हैं खेती किसानी। आज भी हम इनके खेतों में जिस तरह का काम हो रहा है वो आपको दिखाते रहेंगे, इनसे बातचीत भी चलती रहेगी और आप अपनी स्क्रीन पर पूरा जो इनका इस तरह के जो खेत खलियान है, जिस तरह का खेती से जुड़ा हुआ पूरक बिजनेस है, शहद है, औषधियाँ हैं, दूसरे जो कीटनाशक हैं, प्राकृतिक खेती के तौर तरीके हैं, प्राकृतिक खेती के उपकरण जो तैयार किए हैं घर पर, किस तरह प्राकृतिक खेती की जा रही है और उन्हें किस तरह बिक्री किया जा रहा है, विपणन की क्या व्यवस्था है, मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है, सभी विषयों पर हम यशपाल जी से बात करेंगे ताकि हमारे दर्शक भी जान सके, उनमें भी कोई उन्नत किसान बनने की सोच सके। क्योंकि आज तक एक कहावत चली आ रही है, खेती घाटे का सौदा है। कोई यूथ, पढ़ा लिखा यूथ इस तरफ आना नहीं चाहता। कोई दुर्भाग्य से नहीं पढ़ पाया, उसको खेती में ये कहते हैं कि भाई ये बैकवर्ड काम है, ये बहुत जो है मतलब नीचे दर्जे का काम है, ऐसा मान लिया गया। जबकि पुराने जमाने की बात करें और पुरानी कहावत की बात करें तो सीधे सीधे एक ही कहावत आई है, उत्तम खेती। तो उत्तम खेती के कर्णधार सूत्रधार यशपाल जी, आपका स्वागत है NJP के स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद जी महेश जी, आपको न्योता मिला इसके लिए बधाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने NJP के दर्शकों के साथ मेरा ये वक्तव्य रखा, इसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, अभिवादन। और जो आपने मेरे को शुभकामनाएं दी उसके लिए भी मैं आपका और आपकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं।
अब तो यशपाल जी से हम ये बात जानना चाहेंगे कि आजकल का यूथ आ नहीं रहा, कितनी उम्र होगी आपकी? सर मेरी उम्र 34 है फिलहाल। तो खेती में कब से लगे हुए? और खेती में मैं 2016 से हमने स्टार्ट किया था और 17 में हम प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ कर चुके थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरी यूथ में। तो जी। थोड़ा सा अपने बारे में, गांव, खेत खलियान की बात, अपने बचपन की पढ़ाई की बात, और कहाँ और कैसे क्या करें, खुद के बारे में खुद ही बताएं। आज आपकी कहानी, आपकी जुबानी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल महेश जी, मैं जैसे आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश का जिला रेवाड़ी है, उसका एक गांव है कंवाली जो बड़ा शिक्षित गांव माना जाता है। कंवाली तो उसका मैं निवासी हूँ और बैकग्राउंड हमारा वैसे तो खेती का रहा है, मगर राव मोहर सिंह ने वहाँ मेरे ख्याल से स्कूल, बिल्कुल राव मोहर सिंह का हमारे सरकारी स्कूल के अंदर एक मूर्ति पुराने टाइम से स्थापित की हुई है और अभी रिसेंट उनका गेट का भी बड़ा अच्छा बना है। कॉलेज भी वहाँ पे है, हॉकी नर्सरी भी हम बात करें तो आज़ादी के बाद वहाँ से बड़े अच्छे प्लेयर नेशनल लेवल पे निकले हैं। हमारे गांव में प्रोफेसर, लेक्चरर और सिविल सर्विस के अंदर, इसके साथ साथ सेना में भी बहुत हमारे गांव के और नियर बाई गांव के लोग रहे हैं। कंवाली से किसान निकला है, एजुकेशन का हब रहा है कंवाली। और वही आप वाली बात है कि जो इतने बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं, उन्हीं में से एक युवा किसान भी, जो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जिसको किसानी का पिछड़ा हुआ एक क्षेत्र माना जाता है, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र तब तक है जब तक आप उसके नज़दीक जाके नहीं देखते हैं। जब आप खुद उसके पास जाएंगे और नए जो नवाचार कृषि के अंदर भारत सरकार या हरियाणा सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, विभागों के माध्यम से हो रहे हैं, उन तकनीकों के साथ जब आप खेती करते हैं और एक युवा जब खेती में जुटता है तो उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके से लेके जाता है, जो हमने आज एक रोल मॉडल धारवेड़ा के अंदर खड़ा किया है। पीछे आपकी टीम ने वहाँ विजिट किया था और समय समय पे अलग अलग डिग्नेटरियों ने वहाँ पे विजिट किया है, जो सेंटर से भी रही है, स्टेट से भी रही है। तमाम विश्वविद्यालय जो कृषि से संबंधित है, उनके वाइस चांसलर, साइंटिस्ट भी वहाँ पे विजिट करने आए, देखने आए जो। जी जी जी। और हमारी जो विशेषता है खेती के अंदर कि भाई किसान तो सभी हैं, आपको राष्ट्रपति ने एट होम का निमंत्रण दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली, वो विशेषता आप में क्या है वो मैं आज आपके दर्शकों के साथ साझा करता हूँ। जी जी। खेती जैसे आप देखते आ रहे हो कि हरित क्रांति जिस टाइम आई थी तो उस टाइम हमारे अनाज के भंडार काफी कमजोर थे। देश में खाने का जो अनाज था उसकी समस्या थी। उस टाइम हमारे साइंटिस्टों ने मिलके किसानों की मेहनत के साथ रिसर्च करी, अच्छे बीज डेवलप करे, कीटनाशकों का जो रिसर्च है उस पे काम किया, ग्रोथ प्रमोटर पे काम किया, और खाद्यान्नों के जो भंडार है वो सरप्लस हमारे देश के किसानों की मेहनत से हो गए थे। वो उस टाइम की जरूरत थी। मगर आज हम देखते हैं तो हमारे खाद्यान्न भंडार तो भरे हुए हैं, मगर उस खाद्यान्न सामग्री के अंदर जो पौष्टिक गुण होने चाहिए वो गायब हो चुके हैं। वैसे रिपोर्ट तो बहुत नेगेटिव आ रही, कीटनाशक दवाइयां जो है वो बहुत ज्यादा खाने में जा रही है। वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकारी संस्थानों ने जो रिकमेंडेशन डोज की दी थी कि भी आपने 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है, कहीं ना कहीं वो चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई और वो 2 ml से कब 20 ml प्रति लीटर हो गई, क्योंकि उन्होंने कॉमर्शियल काम करना था, अपने टारगेट्स पूरे करने थे। तो किसानों के खेत खाद भी ज्यादा डाला, खाद भी बनाया, जरूरत से ज्यादा डला है, फंगीसाइड भी जरूरत से ज्यादा डली है, कीटनाशक भी डले हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि खेत के अंदर इसकी जरूरत है या नहीं है। उन्होंने अपने टारगेट पूरे करने के लिए किसानों को जबरदस्ती डबल डोज, ट्रिपल डोज, उससे भी ज्यादा डोज उनके खेतों में डलवाना शुरू कर दिया। बड़ा खतरनाक काम किया। उसके चलते हुए हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी खत्म हो गया। पैदावार धीरे धीरे बढ़ी मगर उसके अंदर जो पौष्टिकता थी वो गायब होती चली गई। उसी के दुष्परिणाम है आज आप देख रहे हो कि युवाओं की क्या हालत है, उनके चश्मे चढ़े हुए हैं, उनके बाल गिर रहे हैं, उनमें इम्यूनिटी पावर नहीं है। पीछे कोविड आया, कितने लोग धराशायी हो गए। पहले हमारे बुजुर्ग थे वो मोटा अनाज खाते थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती थी। वही पैटर्न हमें दोबारा से खेती में लाना है, वो है प्राकृतिक खेती जो हमारे पहले बड़े बुजुर्ग करते थे कि पशुधन। एक थोड़ा आप तो किसानी से बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े हैं, हमारे दर्शकों को ये भी बताना कि ये जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ये सब थोड़े थोड़े जो अंतर हैं वो भी समझाना। स्टेप पे आगे आ रहा हूँ कि पहले हम केमिकल खेती को क्रॉस कर रहे हैं कि केमिकल जो रिकमेंडेड डोज है वो बुरी चीज नहीं है। जो विश्वविद्यालय रिकमेंड करते हैं उसके अनुसार अगर फार्मर करे तो अनाज की पूर्ति भी रहेगी और पौष्टिकता उसके अंदर बरकरार भी रहेगी। मगर उन कीटनाशकों के, उन खादों की जो अत्यधिक मात्रा में यूज कराया जा रहा है उससे जमीन बंजर हो रही है,
फसल के अंदर जो उत्पादन है उसके अंदर कीटनाशकों का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो हम खाते हैं वो भोगता है, उनमें तरह तरह की बीमारियां उन हरे फ्रूट्स, हरे सैलेड आइटम खाने की वजह से क्रिएट होने लग रही है। ये एक चिंतनीय विषय है कि हम कैंसर हो रही है, डायबिटीज हो रही है, शुगर के साथ साथ बच्चों में किडनियां फेल होने लग रही है। आजकल आप देख रहे हो कि कितने बांझपन के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। सारा का सारा हमारे खाने पाने से रिलेटेड है। तो केमिकल का जो अत्यधिक प्रयोग हो रहा है उसको गवर्नमेंट ने रोकने के लिए ऑर्गेनिक खेती का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि हर कंपनी बायो प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगी। मगर बायो प्रोडक्ट की जो लैब है वो लगाना बड़ा एक्सपेंसिव था। तो कंपनियों ने क्या करा कि कम डोज के अंदर ही उसको बायो का लेबल दे दिया गया प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, और उसके अंदर इनडायरेक्टली आपके इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, रासायनिक फर्टिलाइजरों का डोज कम करके उनको मार्केट के अंदर किसानों के साथ डबल रेटों में उसको बेचने का एक कीटनाशक कंपनियों ने धोखा किया। कंपनी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अक्सर ये चीजें करती हैं। उनको लैब लगाना बड़ा खर्चीला महसूस होता है, तो वो गुमराह करने के चक्कर में कस्टमर को लिफलेट तो बायो का लगा देगी मगर उसके अंदर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ केमिकल ही डालती है। ये मैं आपके कैमरे पे स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ क्योंकि पीछे बहुत सी जांच एजेंसियों ने छापेमारी करी है। उसके अंदर पाया गया है कि कहीं कोई लैब नहीं थी, सिर्फ लिफलेट था, वो बायो का था, अंदर सारी वही इंसेक्टिसाइड्स थी। तो वही इंसेक्टिसाइड डबल रेट में किसानों को बेचना ऑर्गेनिक खेती कहलाता है। ऑर्गेनिक खेती में आज तक कोई भी किसान सफल नहीं हुआ, उल्टा कर्जदार होता चला गया क्योंकि उसने वही चीज डबल रेट में लाना, उसका उत्पादन डायरेक्ट घटता चला गया और उसको जो मार्केट में वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो वैल्यू मिली नहीं। उसी का एक स्टिक जो निवारण है वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती पे आज गुजरात के अंदर काफी यूनिवर्सिटियां रिसर्च कर रही है। उसके जो रिजल्ट आए हैं अल्टीमेट रिजल्ट है। ये पहली जो पद्धति है वो खेत से लैब की तरफ जाती है। पहले जितनी भी पद्धतियां हुई है वो पहले लैब में रिसर्च हुई है, फिर खेत के ऊपर डेमोस्ट्रेशन लगे हैं। मगर प्राकृतिक खेती बहुत सारे किसानों ने अपने खेत पे की और उसके बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इसका मुख्य स्तंभ है देसी गाय। बजट में भी इसका रकबा बढ़ाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश का सबसे पहला जिला है रेवाड़ी, जिसके अंदर बहुत अच्छी मैं कह सकता हूँ 800 से 1000 एकड़ के लगभग जो रकबा है वो प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट हो चुका है। 150 से 200 फार्मर है जो हमारे अरावली किसान क्लब के साथ मिलकर आज प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं और उनका जो उत्पादन है वो बिल्कुल रासायनिक के बराबर आ रहा है। गुणवत्ता है उसकी, वो बहुत ही लैब टेस्टिंग के बाद हम चीजों को खरीदते हैं, उनकी गुणवत्ता बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं बीच में टोकूंगा, एक सवाल ऐसा है जो लैब टेस्टिंग की बात आई, आपको जो कंपनियां जैसे गेहूं बेच रही है, मैं देखता हूँ ये मध्य प्रदेश की उस कंपनी का गेहूं है, ये उस कंपनी का गेहूं है, 3-3 हजार रुपए क्विंटल, 3.5 हजार रुपए क्विंटल लेकर के आते हैं। दावा उनका ऑर्गेनिक क्या किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कोई लैब ही नहीं जहां आप जांच करा सकते हो कंपनी का दावा। आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि जांच कराएं तो कहाँ कराएं, कैसे कराएं। बात है आपकी, जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिक खेती अनप्रॉफिट का धंधा है, किसानों को मारने का धंधा है। ऐसे ये ऑर्गेनिक के नाम पे जो बाजार के अंदर उत्पादन बिक रहे हैं खाने के, ये कोई भी सर्टिफाइड नहीं है। सबके ऊपर ऑर्गेनिक का ठप्पा लगाया जाता है और धड़ल्ले से उसको डबल रेट पे बेचा जाता है। ऑर्गेनिक मार्केट आज के तारीख में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जिले में इसकी लैब नहीं है मगर फरीदाबाद, दिल्ली के अंदर इसकी लैब है। अभी हिसार के अंदर जो अपने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक मंडी की घोषणा करी है, उसके अंदर सरकारी लैब स्थापित की जा रही है। ऐसी करनाल के अंदर घरोंडा जो एक्सीलेंस सेंटर है उसके ऊपर भी एक लैब इन्होंने स्टैब्लिश करी है। मतलब 2 लैब सरकारी है, हमारा एक चल रही है, एक चलने वाली है। और एचयू में बात करें तो वहां भी एक लैब है और कुछ प्राइवेट लैब है, वहां से आप चेक करवा सकते हो। कर देता है प्राइवेट का जांच। एचयू आप कोई भी लेके जाओ उसको जांच कर सकता है। वो कुछ एक उनकी मिनिमाइज फीस है, उसको आप दें और अपना चेक करवा ले। उसमें आपको इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का जितना रेजिड्यू होता है वो आपको बता के निकाल देंगे। चलिए अब आप जो आपका प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट है, आप अपनी पढ़ाई के बारे में, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई और किस तरह खेती की ओर रुझान हुआ, उस पे केंद्रित रखते हुए जवाब दीजिए आप। मेरा बेसिकली जो पढ़ाई है वो गांव के कॉलेज से ही हमने एजुकेशन की थी, ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने 2 साल का डिप्लोमा एचयू हिसार से किया, जो बावल कैंपस है उसके अंदर में जो डिप्लोमा है वो करके आया था। और उससे पहले मैंने खेती स्टार्ट कर दी थी। जैसे फादर साहब को मेरे को पता लगा कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो हमने बड़े हॉस्पिटल में गुड़गांव में उनका इलाज करवाया। तो वहाँ हमें समझ में आई कि जो भी ये दिक्कतें आ रही है ये खान पान से संबंधित है
और खान पान को ग्रो करने वाले हम खुद किसान हैं। तब हमने इसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू करा। तो आपको मन में तब आई जब पिता को कैंसर कैंसर होने का पता चला? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगे तब हमें पता चला कि इस समाज के असली दोषी तो किसान भी कहीं ना कहीं है। तो हमने अपनी पद्धति को बदला और केमिकल फर्टिलाइजर को ऑलमोस्ट बैन करके और हमने गो आधारित खेती को अपनाया। गो आधारित खेती की ट्रेनिंग हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से ली, बाकी अपने फील्ड के ऊपर प्रैक्टिस करी। तो ऑलमोस्ट अब हम बात करें तो हमारे पास 40 + 15 55 एकड़ का जो रकबा है वो हमने खुद चेंज कर रखा है प्राकृतिक खेती के अंदर। और वो पूरा गाजियाबाद जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड PGS है उससे हमने सर्टिफाइड भी करवा रखा है। और तमाम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट वहाँ के मिट्टी का भी और प्रोडक्ट का भी जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। उसी रोल मॉडल को हमने अन्य किसानों को दिखाकर अपने ज़िले के अंदर और काफ़ी किसान तैयार करे हैं जिनका उत्पादन है वो हम लेते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नवेड़ा और आपका मानेसर, धारवेड़ा, भिवाड़ी, इनकी सोसाइटी के अंदर होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट से हम। मैं आपका फार्म देखने के बाद एक बार प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है आबू रोड में, उन्होंने भी लगभग 100 एकड़ में इस तरह का प्राकृतिक खेती का सेटअप। अच्छा, खेती बोलते हैं, वो खेती बोलते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक खेती है। तो कुछ रुझान अभी लेकिन कम है, जैसे आप 700-800 एकड़ बता रहे हो, एकड़ या हेक्टेयर? एकड़ में रेवाड़ी में आया है, तो और दूसरे जिलों में भी ऐसे चल रहा है। यहाँ के गवर्नर जो रहे अब गुजरात में, वो भी काफी इस पे काम कर रहे हैं। उस पे महामहिम देवव्रत आचार्य जी हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज है, वो इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर भी लगाया है। उन्हीं की टीम के साथ मैं भी नेचुरल फार्मिंग का नेशनल मास्टर ट्रेनर हूँ, जो जगह जगह जाके हम लोगों को अवेयर करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कैसे करें, नुकसान कैसे होता है, उससे कैसे बचा जाए, मार्केटिंग कैसे करें, इस बारे में पूरा विस्तार से हम लोगों को बताते हैं। कोई जो छोटी जोत का किसान है, आप जानते हैं हरियाणा जैसे में अभी जो जोत बहुत छोटी रह गई है, ज्यादातर लघु और सीमांत किसान है, उनके पास छोटी जोत में प्राकृतिक खेती की तरफ वो रुझान इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि घाटा हो जाएगा, जो उत्पादन उतना नहीं मिलेगा जितना रासायनिक खाद से, कीटनाशक से मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या उन किसानों को सलाह देना चाहेंगे? हम सबसे पहले किसान को ट्रेनिंग देते हैं तो यही बात कहते हैं, जो आपके पास टोटल रकबा है उसका 1/4 एरिया में आप प्राकृतिक खेती की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो लॉस प्रॉफिट है वो सारे उसमें पता लग जाएंगे। मगर जहां आपकी बात आ रही है उत्पादन घटने की, प्राकृतिक खेती में किसी भी क्रॉप के अंदर, चाहे वो दलहन की क्रॉप हो, चाहे वो अनाज की क्रॉप हो, चाहे सब्जियों की हो, इसमें पैदावार कहीं नहीं घटती है। क्योंकि ये पिछले हम 8 से 10 साल का अपना तजुर्बा बता रहे हैं। इसमें प्रोडक्शन बढ़िया आती है, रासायनिक के बराबर आती है, बल्कि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसमें रासायनिक के बजाय जो आपकी प्राकृतिक खेती है वो सुटेबल होती है। तो इसमें कहीं भी उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह सब अच्छी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ेगी क्योंकि आपकी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, और आपकी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है तो उसमें पौधा स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ पौधे पे ना तो कीट नुकसान करता है, ना फंगल डिजीज प्रॉब्लम करती है। जहां आप अत्यधिक रासायनिक डालते हो, रसायन डालते हो, तो जो कीट हैं वो ज्यादा अटैक करते हैं, बीमारियां वो ज्यादा आती है। फिर उनका निवारण करने के लिए आप उनकी दवाइयां डालना शुरू कर देते हो, और उनका जो बजट है वो आपकी जो पैदावार है उससे ज्यादा बढ़ जाता है। जी। फार्मर का जो कर्जा है वो कभी उतर ही नहीं पाता है, कमाता है या तो आड़ती को दे आता है या बीज भंडार वाले को दे आता है, यही सर्कुलेशन घूमता रहता है। प्राकृतिक खेती खर्चे कम करती है। अब हम एक उस सवाल पर आते हैं, आपने सबसे पहले किस तरह मन में किया कि अब मुझे कितनी जमीन में खेती करनी है? वो तो आपने बता ही दिया कि कैंसर पिताजी को हुआ तो हम लोग लगे। कौन से सन की बात है ये? फादर साहब को 2016 में डिटेक्ट हुआ था, 18 में वो चले गए थे। तो आपने जैसे ये खेती की शुरुआत की, जो तो सबसे पहले कितनी जमीन ली? खुद की जमीन ली या किराए पर लेकर के की? कैसे किया? खुद की में स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारा जो मुलाकात है वो यहाँ धारवेड़ा के जो लैंडलॉर्ड है राव संजय जी, उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे मुलाकात होने के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे धारवेड़ा, और धारवेड़ा उनका जितना रकबा था 40 एकड़ था, वो 40 एकड़ हमने टोटली उसी साल से 2017 से ही हमने स्टार्ट कर दिया था नेचुरल फार्मिंग में। हम उसमें हरा खाद बेजाई करते थे, रोटोवेट करते थे। किराए पे? लीज पे उनके साथ कांटेक्ट है हमारा। धारवेड़ा एग्रो फार्म जो नाम है, फर्म है, उनके साथ हमने संपर्क किया और उनके साथ मिलके ही उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया था। 40 से 40 एकड़ के अंदर हमने पूरा प्राकृतिक खेती का विस्तार 2017 से ही कर, मतलब हम कहते हैं दो पार्टियों का को प्रोजेक्ट कोलोब्रेशन के साथ हमने उसमें काम शुरू करा। और 2018-19 आते आते जो उत्पादन है वो हमारा स्टेब्लिश हो चुका था। कहीं भी रासायनिक से कम हमारा उत्पादन किसी भी क्षेत्र में नहीं रहा था।
जी जी। अच्छा यशपाल जी, ये पूरा क्षेत्र है जिसमें आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से अब तक आपकी तरफ अभी राष्ट्रपति का निमंत्रण आया है, राष्ट्रपति महोदया का, तो अब तक हरियाणा सरकार की तरफ से भी रिकॉग्नाइजेशन मिला होगा, भारत सरकार की ओर से भी। अभी तक पुरस्कारों की सूची में हम जानना चाहें तो क्या क्या आपको अभी तक रिकॉग्नाइज किसने किस स्तर पर किया है? बिल्कुल, मैं 2 टाइम तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उसने प्रगतिशील किसान अवार्ड से सम्मानित किया है। 2014 के अंदर जो हरियाणा का सबसे सर्वोत्तम सम्मान होता है किसान रत्न अवार्ड, उससे भी विश्वविद्यालय हिसार ने मेरे को सम्मानित किया था। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री से सम्मानित हो चुका हूँ मैं। और जो केंद्र की जो हमारे जो मिनिस्टर हैं भागीरथ चौधरी जी, और आईसीआर के जो डायरेक्टर है डॉक्टर मंगीलाल जाट जी, डीडीजी डॉक्टर देवेंद्र यादव जी हैं, वो भी पीछे विकसित कृषि अभियान के तहत हमारे फार्म पे एक सेमिनार लगा के गए हैं, तो पूरी रूपरेखा देखी है। और सम्मान की बात करें तो लगभग मैं बात करूं तो 15 से 20 बार मेरे को अलग अलग प्लेटफॉर्म से सम्मानित किया गया है। कुछ सहायता राशि भी उनके अंदर दी जाती है, मगर वो सहायता राशि आज तक हमने निजी उपयोग में नहीं करते हुए, जो किसान क्लब है हमारा अरावली किसान क्लब, उसमें फार्मर वेलफेयर में लगाई है। हमने फार्मरों को सम्मानित किया है, फार्मरों को टेक्निकल सपोर्ट दी है, उनके वहाँ जाके ट्रेनिंग सेशंस लगाए हैं। तो जितना हमें अवार्ड से जो भी राशि सरकार से मिली है, वो टोटली हमने अरावली किसान क्लब का जो वेलफेयर का काम है उसके अंदर लगाई है। तो शादी कब की? शादी मेरी 2014 में हुई थी। पार्टनर बनने वाली ने नहीं कहा ये तो किसान है? नहीं, 2014 में हो गई थी। 2014 में शादी हो गई मतलब थी, पहले ही हो गई थी। हाँ, 16 में हमने खेती स्टार्ट करी। कोविड के दौरान जो मेरी मिसिज है अनीता कुमारी जी, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग करा। जब फादर साहब की तबीयत बिगड़ी तो उनको लेके हॉस्पिटल जाना और उनको दिखाना, उसके बाद खेत में मेरा हाथ बंटवाना, मार्केटिंग में हेल्प करना। वो एजुकेटेड है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन है यहाँ आईजी यूनिवर्सिटी से एमएससी की ज्योग्राफी के अंदर। पढ़ाई करते करते मेरे फादर साहब को उन्होंने जितना संभाला, कितने भाई बहन हैं आप? मैं अकेला हूँ, इसी वजह से उन पे ज्यादा बर्डन रहा। मैं खेती संभालता था, मार्केट संभालता था, वो फादर साहब को देखती थी, उसके बाद आके बच्चों को भी देखना होता था। तो उनका जो सहयोग रहा है बड़ा सकारात्मक सहयोग रहा है। कहीं ना कहीं जो मेरी उपलब्धियां हैं। अभी दोनों खेत में रहते हो? नहीं, बच्चे सब गाँव में ही हैं, निवास स्थान। अभी तो खेत के अंदर जो टीम है वो बड़ी विस्तार। बेटी 6th क्लास में है और बेटा 2nd क्लास में है। उनको किसान बनाने का इरादा है? बेटा तो खुद कहता है, जब इंटरव्यू होता है या वो कोई मैडम पूछती है तो वो पूछती है बेटा क्या बनना है, तो पहले ही कहता है मेरे को तो पापा जैसा फार्मर बनना है। वैसे तो फार्मर बनने के लिए अगर आज के यूथ से इंटरव्यू लिया जाए तो मना करेंगे, किसान बनने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, आज वो समय नहीं रहा है। आज MBA IIT वाले बच्चे हैं, वो खेती में आ रहे हैं और खेती को एग्रो बिजनेस की तरीके से काम करके और बिल्कुल बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। एग्रो बिजनेस एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। केवल खेती नहीं रही आज खेती से तो बहुत ज्यादा लोगों की निर्भरता है। आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कर सकते हो दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में। आप तो ये समझा दीजिए यूथ तो आ जाएगा कि पैसा खेती से कैसे कमाया जा सकता है, ये तरीका बता दीजिए, यूथ तो जुड़ जाएगा। बिल्कुल, आज बेरोजगारी कितनी है भाई साहब, सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं। अगर आप खेती में आते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके से आप काम करते हो, खेती को बिजनेस के तरीके से करते हो, तो पैसे की यहाँ कमी नहीं है। क्योंकि आप जब रिटेल करते हो और नेचुरल फार्मिंग से प्रोडक्ट उत्पादन करते हो, आज हम अपनी ही बात करें तो हमारे फार्म पे रेवाड़ी, धारवेड़ा, गुड़गांव, दिल्ली, यहाँ के कोई एडमिनिस्ट्रेटर का ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो सामान लेने नहीं आता हो। और जिस बूथ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के लोग, बड़े पॉलिटिशियन लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, तो उसमें आप समझ सकते हो कि भाई उसका तो आपके तो कस्टमर भी वीआईपीज हैं भाई। आप क्वालिटी पैदा कर रहे हो तो क्वालिटी खाने वाले भी तो सिलेक्टेड खेत में पहुंच जाते हैं खरीदने के लिए। आपका जो बूथ है वो माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पीछे उसका उद्घाटन कराया था। और वहां पे हमारा बूथ है गेट के ऊपर, वहां से अच्छी खासी डायरेक्ट फार्म हाउस के गेट के ऊपर हमने बूथ बनाया हुआ है। और वहां पे हमारे 55 से 56 प्रोडक्ट हैं जो हमारे खुद के हैं। कुछ हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के जो जिले के अंदर है उनसे तैयार करवा के अपना सामान देते हैं, उनसे तैयार करवाते हैं, उनको मेहनताना देते हैं और फिर उसको मार्केट करते हैं। तो आज मतलब मार्केटिंग की इशू नहीं है यहाँ पे। तो SHG जो है वो सब उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन है? 10-12 सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनसे हम अचार प्रोसेस करवाते हैं, आटा बनवाते हैं या फिर दलिया बनवाते हैं या कुछ और रा प्रोडक्ट बनवाते हैं, उनसे बनवाते हैं। उनको लेडीजों को पूरा मेहनताना उनका हिसाब से दिया जाता है। मोटे अनाज के प्रोडक्ट बनवाते हैं। हनी पे हम काम कर रहे हैं, हनी के कुछ प्रोडक्ट्स है वो हम बनाते हैं।
तो उनको हम अपने बूथ के ऊपर रख के और डायरेक्ट दिल्ली तक मार्केटिंग कर रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपका जो ये धारवेड़ एग्रो फार्म का जो काउंटर है, ये एक ऐसा रोल मॉडल है जो अन्य किसानों के उत्पादनों को भी अच्छा भाव देता है और जो आपके उपभोक्ता बैठे हैं दिल्ली के अंदर, उनको खाने के लिए एक स्वस्थ और नेचुरल प्रोडक्ट उत्पादन तैयार करके पहुंचाने का काम करता है। धन्यवाद यशपाल खोला जी। आपने यशपाल खोला की बातें सुनी। जो यशपाल जी ने बताया है उसको समझने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर यूथ इस खेती में प्राकृतिक खेती की ओर रुझान करेगा तो खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बनती है तो आपके खेतों तक ग्राहक अपने आप पहुंच जाएंगे। देखिए किस तरह 2018 शुरू किया, 16 से हमने शुरू किया था और 17 में नेचुरल पे कन्वर्ट काम कर। देखिए किस तरह 2016-17 में ये जो इन्होंने नेचुरल खेती की तरफ कदम बढ़ाए थे। अब 2026 है, राष्ट्रपति भवन में भोजन करने जाएंगे 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को। आप सभी को भी एडवांस में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, इनकी वजह से दे रहे हैं। 26 जनवरी को फिर देंगे शुभकामनाएं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे रेवाड़ी जिले से एक किसान परिवार से, बल्कि हम यही कहेंगे एक उन्नत किसान, महामहिम राष्ट्रपति के एट होम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खुशी की बात है। इसलिए इनको बुलाया गया क्योंकि इन्होंने खेती में नाम कमाया है, काम करके नाम कमाया है। नाम वैसे ही नहीं हुआ, नाम के पीछे काफ़ी परिश्रम रहा है इनका। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आपकी राय खोला जी तक भी पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।